नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है वोट की लड़ाई विदेश नीति पर आई। जी हां, मिडिल ईस्ट में चली जंग और इस पर भारत सरकार के स्टैंड पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की मौत पर भारत की चुप्पी पर सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा और विदेश नीति को कटघरे में खड़ा किया। हालांकि भारत ने खामनेई की मौत पर शोक जता दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ईरानी दूतावास पहुंचकर शोक पुस्तिका पर साइन किए और श्रद्धांजलि दी। लेकिन अब प्रदेश में भी इसको लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। प्रदेश कांग्रेस ने सोनिया गांधी के लेख को पोस्ट किया और बीजेपी को घेरा, तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया और भारत की विदेश नीति को मजबूत बताया। कुल मिलाकर विदेश नीति पर शुरू हुई इस राजनीति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। विदेश नीति पर सवाल, प्रदेश में सियासी उबाल। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद भारत सरकार की चुप्पी अब देश की सियासत में नया मुद्दा बनती जा रही है। सोनिया गांधी ने एक लेख लिखकर इस मुद्दे को उठाया और सवाल किया कि अगर किसी राष्ट्र अध्यक्ष की हत्या या मौत पर भारत स्पष्ट आवाज नहीं उठाता तो ये हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सोनिया गांधी के इस लेख के सामने आने के बाद एमपी में भी सियासत गर्मा गई है। एमपी कांग्रेस अब केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई। सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी का लेख साझा करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि किसी राष्ट्र अध्यक्ष की हत्या पर अगर हमारा देश संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में स्पष्ट रुख नहीं लेता तो इससे भारत की विदेश नीति की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। अब कांग्रेस नेता भी बीजेपी पर हमलावर है। भारत की जो विदेश नीति है उसमें ईरान बहुत महत्वपूर्ण भाग है। 2 दिन पहले एक गेस्ट यात्री जो मालवाहक जहाज था उसको अमेरिका ने भारत की और श्रीलंका की सीमा के बीच में बम विस्फोट से उड़ा दिया, टारपीडो से उड़ा दिया। और आप देखिए उसमें 120 से ज्यादा ईरानी जो नौसैनिक है वो मृत हुए हैं। इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो साफ दिखाती है कि भारत का अपने आसपास के देशों पर, आसपास के जल क्षेत्र पर भारत की जो एयर सीमा है उस सब के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। और इस सब के लिए निश्चित रूप से हमारी जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी का जो नारा कांग्रेस पार्टी दे रही है वो बिल्कुल साफ साफ खुली आंखों से हमें दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहा है और अब ईरान के मुद्दे को लेकर कांग्रेस एक बार फिर मोदी सरकार की विदेश नीति को निशाने पर ले रही है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी पहले भी कह चुकी है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति मजबूत और संतुलित है और कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मुद्दा बना रही है। और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मन हो या प्रत्येक भारतीय का हो, राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस को ये कभी समझ में नहीं आएगा, कभी अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, कभी अपने सॉफ्ट कॉर्नर के लिए इस प्रकार की ओछी राजनीति कांग्रेस पूर्व में भी करती रही है। और ये शर्मनाक है कि सोनिया गांधी जी को समझाने की बजाय मध्य प्रदेश की कांग्रेस जो है वो पिछलग्गू बनकर उनकी परिक्रमा कर रही है और उसी लाइन पर चल रही है। कुल मिलाकर ट्रेड डील के बाद अब ईरान के मुद्दे पर भी सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है तो भाई बीजेपी इसे बेवजह का राजनीतिक हमला बता रही है। ऐसे में देखना होगा कि विदेश नीति पर छिड़ी ये सियासी जंग आगे और कितनी तूल पकड़ती है और इस सियासत से किसे फायदा और किसे नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस विदेश नीति पर सवाल उठाकर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है? दूसरा सवाल, क्या वोट की लड़ाई अब विदेश नीति पर आ गई है? तीसरा सवाल, आखिर सोनिया के लेख से किसे नफा किसे नुकसान होगा?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता वेद प्रकाश मिश्रा, कांग्रेस नेता हर्ष जैन और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। हर्ष जी, वेद प्रकाश जी, दोनों का आपका स्वागत है। और मिश्रा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस विदेश नीति पर सवाल उठा रही है, क्या वो कोई नैरेटिव सेट करना चाहती है? देखिए जी, कांग्रेस की ये पॉलिसी रही है कि वो अपने वोट के नफा नुकसान के हिसाब से चिट्ठी पत्री और लेख लिखते हैं। इसमें कोई घटना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा हो, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के पास नहीं आती है कि हमको इस मुद्दे पर भी चर्चा करनी चाहिए। अब ये के माध्यम से देश में एक नैरेटिव पैदा करना चाहते हैं, जैसे कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके की मंशा विपक्ष को नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को अगर लगता है कि भारत सरकार की कोई नीति ऐसी है कि जो देश हित में नहीं है, उस पर प्रश्न उठाने का उनको पूरा हक है। लेकिन उस प्रश्न के पीछे अगर इनकी मंशा ठीक नहीं है और अपनी वोट की राजनीति के लिए इस तरीके का लेख और पत्र लिख रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या आप मानते हैं कि विदेश नीति पर सवाल उठाना गलत हो गया? भारत की बिल्कुल स्पष्ट नीति है ब्रजेश जी कि हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा और अपने पड़ोसी देशों से आंतरिक रिश्ते और पूरे विश्व में अपना सौहार्द बनाए रखने के लिए कृत संकल्प हैं। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को इतनी चिंता करनी पड़े, जिसके लिए इनको एक लेख लिखना पड़े या इनको पत्र लिखना पड़े। वो अपनी नीति रीत पहले स्पष्ट करें कि देश में उनकी रीति और नीति क्या है, उसके बाद वो विदेश नीतियों पर प्रश्न उठाएं। ठीक है हर्ष जी, वो कह रहे हैं देश प्रथम और विदेश नीति पर सवाल उठाकर आप ध्रुवीकरण करना चाहते, वोट साधना चाहते हैं। क्या विदेश नीति भी वोट की लड़ाई में बदल गई है? देखिए ब्रिजेश जी, हमारा तो यही कहना है कि भारत की विदेश नीति नई दिल्ली से चलनी चाहिए, ना कि वॉशिंगटन से चलनी चाहिए। यहाँ पे आज वॉशिंगटन डिसाइड कर रहा है कि हमें तेल किससे खरीदना है। तो वो ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जहां भारत दबाव के आगे झुका है, एक ऐसी ट्रेड डील उसने साइन करी है। और सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि एप्स्टीन फाइल्स में किसका नाम सामने आया है और किसके दबाव में आज भारत है। ये भारत विश्व गुरु नहीं है, ये ट्रंप जैसे चाहे वैसा घुमा रहा है। और मोदी जी असल में जैसे हम बोल रहे हैं कि मोदी जी वाकई में सरेंडर हो चुके हैं। और रही बात ईरान की, तो माननीय सोनिया गांधी जी ने जो पत्र लिखा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मिस्री साहब सरेंडर हो गए या ग्लोबल लीडर की जो छवि बन गई है उसको डेंट पहचाने की कोशिश है? देखिए, इसमें ये कोई डेंट पहुंचाने की कोशिश नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी भारत के अगेंस्ट में नहीं जाएगी। कांग्रेस पार्टी जहां भी सरकार गलत करेगी उसको विपक्ष का दायित्व है, हम जिताएंगे सरकार को। और भारत और ईरान के जहां तक संबंध रहे हैं तो दशकों पुराने संबंध रहे हैं, और आज तक कभी कटुता का संबंध भारत और ईरान के बीच में नहीं रहा है। अगर आप देखें तो आम बोलचाल में भी जो ईरानी भाषा है फारसी, हमारी आम बोलचाल में भी उपयोग आती है, और हमारे शासन प्रशासन के चीजों में भी फारसी का कई उपयोग है। और अगर आप देखें तो ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया है, चाहे वो ऊर्जा सुरक्षा के समय हो, चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, चाहे वो चाबार फोर्ट हमें कितना काम आया। चाबार फोर्ट से पाकिस्तान बाईपास होके हम रेस्ट पार्ट ऑफ एशिया में जा सकते हैं। तो ईरान हमेशा भारत का एक दोस्त मित्र देश रहा है, और उस हिसाब से अगर ईरान का सुप्रीम लीडर इस तरीके से, तो दोस्त तो इजराइल भी है, दोस्त तो अमेरिका भी है, यही संतुलन बनाने की जरूरत है। तो आपको क्यों लग रहा है कि संतुलन नहीं बना रहा है? रूस भी दोस्त है। संतुलन बनाने की जरूरत है, वही भारत की विदेश नीति होनी चाहिए। नहीं, जब आप देखो कि ईरान के पक्ष में कोई नहीं खड़ा है ना, तो फिर आप क्यों लगता है आपको भारत को खड़ा हो जाना चाहिए उसके पक्ष में? और विदेश सचिव ने जाके वहां बाकायदा श्रद्धांजलि व्यक्त करी थी ना, श्रद्धांजलि चुप्पी साध ली, कंडोलेंसेस देना चाहिए। माननीय सोनिया गांधी जी के पत्र के बाद में कंडोलेंसेस दिए, वो बाद में हुआ, ये पहले 2 दिन पहले भी हो सकता था। 2 दिन बाद तो हुआ ना। तो क्या विदेश नीति में तत्काल रिएक्शन ही जरूरी है कि सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए? तो ये हम कह सकते हैं कि जब हमारी लीडर ने जगाया, जब सरकार जागी और हुआ। मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि हमारे लीडर ने सचेत किया, जगाया, तब जाकर श्रद्धांजलि दी गई। देखिए, जैन साहब जो बात कह रहे हैं, पहले उसकी पहले पृष्ठभूमि को समझ लेना चाहिए। कोई भी घटना जो विश्व स्तर पर होती है, उसके लिए कोई भी देश
उसके ऊपर अपनी कूटनीतिक रणनीति तय करने के पश्चात ही उस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं। और आप भी सत्ता में रहे हैं और शायद ऐसा नहीं है कि उधर घटना हुई और इधर आपने पत्र जारी कर दिया, ऐसा आप कभी नहीं कर पाया और ना ऐसी कोई परंपरा है। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस पार्टी को विदेश के मुद्दों में अपनी वोट ढूंढने की परंपरा कहां से इनके यहां पनप गई है। राहुल जी जाते हैं तो विदेश में जाकर के भारत की छीछा लेदर करते हैं, यहां बताते हैं साहब ये चोरी हो रही, वो घटना हो रही, लेकिन जब ये देश के मुद्दे की बात आती है तो आखिर ये सदन में मामला क्यों नहीं उठता, सड़क पर क्यों नहीं आते। आम नागरिकों ने कांग्रेस को नकार दिया है। वो तो कह रहे हैं सदन में आप लोग बोलने नहीं देते, तब सड़क पर बोलना पड़ता है, मीडिया में बोलना पड़ता है। उसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं। जी जी ब्रजेश जी, आप कुछ कह रहे थे, मैं सुन नहीं पाया। वो तो कह रहे हैं ना कि सदन में आप लोग बोलने नहीं देते हैं, तो फिर सड़क पर ही बोलेंगे, मीडिया में ही बोलेंगे। नहीं, कहां न तो ये सड़क पे बोलते हैं, ना ये सदन में बोलते हैं, ना ये मीडिया के सामने बोलते हैं। जब मीडिया में बोलने की बात आएगी तो ये आरोप लगा देंगे कि साहब ये मीडिया तो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मीडिया वाले बात करते हैं। और जब देश में कहीं कोई घटना दुर्घटना होगी तो उसके ऊपर सोनिया गांधी या राहुल गांधी या हमारे जो सम्मानित प्रवक्ता हमारे साथ में है या इनकी तरफ से कभी कोई सार्थक बयान तो आता नहीं। उस पर भी सोचते विचारते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। चलिए मिश्रा जी, इसका जवाब ले लूंगा मैं अर्जी से कि विदेश नीति में भी उनको बोर्ड दिख रहे हैं क्या, जैसे कि इससे पहले मनोज जी, क्या कूटनीति भी अभी, क्या कूटनीति भी अब वोट टटोलने के लिए, आ रहा हूं मिश्रा जी, मैं आ रहा हूं मनोज जी, क्या कूटनीति भी अब बोर्ड बटोरने का हथियार बन गई है? क्यों सवाल उठा रही है कांग्रेस विदेश नीति पर? इससे किसे नफा होगा, किसे नुकसान होगा? देखिए, निश्चित तौर पर पूरी जो सियासत है वो वोट बैंक के लिए, क्योंकि ज़्यादा पीछे नहीं जाइए। जो मित्र देशों की बात हो रही है ना, जो जैन साहब ने भी कहा, तो एक समय हमने देखा कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन भारत के अभिन्न मित्र थे, भारत उनसे तेल लेता था। लेकिन जब दिसंबर 2006 में उनको फांसी पे चढ़ाया गया था, तब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी। तब तत्कालीन विदेश मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने केवल निराशा जताई और कहा कि उनकी जो मौत है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की ओर से जो प्रवक्ता थे तत्कालीन जनार्दन द्विवेदी और अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने उसकी निंदा की थी। उसके बाद हम जहाँ कर्नल गद्दाफी को 2011 में फांसी पे चढ़ाया गया था, लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी, भारत में तब भी कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, लेकिन एक शब्द भी उनके पक्ष में या उनके समर्थन में नहीं बोला गया, ना उनको कंडोलेंस दिया गया, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री तब के मनमोहन सिंह और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो ये दो चीज़ें, जहाँ तक खामनेई की बात है, आज जो आपने जिक्र कर दिया, आपने शोक संदेश में हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन आधिकारिक रूप से वो न ईरान के राष्ट्रपति नहीं थे, वो धार्मिक गुरु थे और ईरान के लोग उनको अपना सुप्रीम लीडर मानते थे, वो किसी संवैधानिक पद पे नहीं थे। तीसरी एक और चीज़, अभी हमने देखा था मई 2024 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे ईरान के, उनकी एक हादसे, इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई थी। भारत ने उनके निधन पर शोक जताया था और एक दिन का राष्ट्रीय अवकाश भारत ने घोषित किया था इसी भारत में। अब बात करें चुनाव की, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, ये तीन बड़े वो राज्य हैं जहाँ पे मुस्लिमों की ठीक ठाक आबादी है। केरल में हमने देखा हर 5 साल में सत्ता बदलती एलडीएफ यूडीएफ के बीच। कांग्रेस पिछली बार मौका ढूंढ रही थी लेकिन मौका हाथ आया नहीं और फिर से लेफ्ट फ्रंट ने सरकार बना ली। आसाम में कांग्रेस के हालात किसी से छुपे नहीं हैं, जो बीजेपी हमलावर है, मुस्लिमों के वोट बैंक हमने देखा एक और वहाँ रीजनल जो पार्टी है वो उस पर बिल्कुल कब्जा है तो वो वोट बैंक बढ़ जाता। पश्चिम बंगाल में हमने देखा था लेफ्ट और कांग्रेस साथ आए थे पिछली बार, लेकिन दोनों का खाता नहीं खुला था। 27 से लेकर 31% मुस्लिम आबादी है पश्चिम बंगाल में। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की नज़र वहाँ पर, और ये बताना चाह रहे हैं कि अकेले कोई दूसरा दल मुस्लिम वोटों का पैरोकार इकलौता नहीं है, हम भी हैं। और तीसरा निशाना उत्तर प्रदेश, 2027 में चुनाव है, लेकिन वहाँ पर अगर थोक ठाक बात करें तो वहाँ पर 3,85,00,000 मुस्लिम वोटर हैं आज की कंडीशन में। उनमें से 35 से 40 लाख शिया मुस्लिम हैं, जो खामनेई जो मुस्लिम, और हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में पीडीए के माध्यम से हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी के रहमो करम पर रहती है हमेशा। वहाँ उनकी मर्जी होती है, वो जितनी सीट दे देते हैं, उनकी मर्जी होती नहीं करते। लोकसभा चुनाव में हमने देखा पीडीए फार्मूला चला तो ठीक ठाक सीटें कांग्रेस को मिल गई और उसी आधार पर मुझे लगता है सीधा है कि वोट के लिए ही हो रही है। मुस्लिम वोट बैंक को मुस्लिम वोट के लिए सबसे बड़ी लीडर आपकी अगर कोई लेख लिखती है तो एक सीधा सीधा मुस्लिम मेजोरिटी को एक संदेश देगा कि आपके लिए हम साथ खड़े हैं। संदेश देने की कोशिश है मुस्लिम वोटरों को आप अपने पाले में लाना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। कांग्रेस उनके साथ। इससे पहले भी
विदेश नीति पर आपका यही रुख रहा, तो अब ऐसा क्या बदलाव हो गया? सिर्फ वोट चाहिए आपको? ब्रिजेश जी, इस अगर आप पूरे अगर पिछले कुछ महीनों का आप बहस देखेंगे तो असली मुद्दा ना वोट है, ये असली मुद्दा भारत का फाइनेंशियल हित है। अगर आप देखें तो ये असली मुद्दा ट्रेड डील से चालू हुआ है। हम कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड रहा है कि भारत को किसी के भी दबाव में कभी भी नहीं आना। ट्रेड डील पर नहीं लिखा हम है, स्वतंत्र होना चाहिए कि हमें आज ब्रिजेश जी आपने ईरान को केंद्रित करके लेख लिखा है। आप किसको डिबेट पे बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे, ये आप स्वतंत्र है ना। वैसे ही भारत भी स्वतंत्र होना चाहिए कि हम तेल कहां से खरीदेंगे, कहां से नहीं खरीदेंगे। मान ली ना अगर हम आपकी किसी बात, के दबाव में काम करेंगे तो भारत का हित कैसे होगा? अभी तो ईरान पर लेख लिखा है ना, तो असली तो मुद्दा ये वोट के लिए लिखा गया है क्या? ऐसा ही व्यवहार आपका रहा जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। भारत की चुप्पी जो है वो ट्रेड डील के चक्कर में है, अमेरिका का दबाव है, साफ साफ दिख रहा है। एक अमेरिका परमाणु डील की हालत देखे, हर्ष भाई, परमाणु डील मनमोहन सिंह ने की थी ना अमेरिका से, कम्युनिस्ट पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया था आपसे। वो किसका दबाव था? दबाव था क्या? कोई राष्ट्रहित था ना? हमारा बस ये, अरे राष्ट्रहित था ना उसके पीछे जब आप बात कर रहे हैं, परमाणु। जब भारत की आर्थिक स्थिति, अरे हर्ष भाई, परमाणु डील के पीछे कांग्रेस का हित था कि राष्ट्र का हित था? आर्थिक स्थिति में भी हम भारत कभी इतना कमजोर नहीं रहा है कि किसी के दबाव में आए। अरे मैं ये पूछ रहा हूं कि जब परमाणु डील की थी अमेरिका से तब राष्ट्र हित था कि कांग्रेस का हित था? हमारा ये कहना है, मैं वापस यही कह रहा हूं मनोज जी, जबकि भारत की परिस्थिति फाइनेंशियल और आज की परिस्थिति जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन परंतु जब भी भारत कभी ऐसा दबाव में नहीं आया जो आज तो कहां लग रहा है आपको दबाव में? अच्छा एक बात बताइए, छोटा सवाल है मेरा, इजराइल को मान्यता किसने दी थी? ये ट्रेड डील दबाव नहीं है तो और क्या है, आप बताएं ना। मनोज जी का सवाल है कि इजराइल को मान्यता किसने दी थी? देखिए, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, मैं आज अरे इतिहास का ही तो लिखा आपने, गड़े मुर्दे नहीं उठाना। अरे ईरान पे जो लेख है सोनिया जी का, वो इतिहास का ही है। अच्छा भविष्य का नहीं है। कड़वा थू जो ईरान पर आपके हिस्से की बारी आए तो आपने कहा इतिहास में नहीं जाना। जो ईरान पे लेख है वो इतिहास ही बता रहा है, भविष्य नहीं बता रहा है। सवाल है वो तो भारतीय जनता नहीं, तो आपकी नेता जो सवाल कर रही है ना, वो इतिहास को सामने रख के कर रही हैं। ईरान का समर्थन की बात क्यों कर रही है? इतिहास को सामने रख के कर रही है ना कि वो हमारा दोस्त है और रहा है, समर्थन दिया। यही बात आपने दोहराई थी अभी, लेकिन जब सवाल आपसे किया तो आप कह रहे इतिहास में नहीं जाना चाहिए। देखिए, आप समझे आज जिस हालत में भारत को विश्व में कर दिया है। आप देखिए मोदी जी के कैसे वीडियोस आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसके सीईओ आके बाद में क्या बोलते हैं कि मेरे को फोर्सफुली मेरा हाथ उठाया गया, जब तो कोई मीडिया सवाल नहीं पूछ रही कि मोदी जी कर क्या रहे। आप कोई भी आज पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछिए, मोदी जी के अनेक वीडियो आ चुके हैं अनेकों लीडर्स के साथ, जहां मोदी जी बोलते क्या उनको ही समझ में नहीं आ रहा, कौन सी भाषा में बोल रहा है। अच्छा ठीक है, आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते तो हिंदी में ही बोल लीजिए, बोले तो। ऐसे ही ग्लोबल लीडर की छवि बन गई उनकी, या इसी से दिक्कत है। कितने वीडियोस आ रहे हैं, और कोई एआई से बहुत सारे वीडियो आ जाते हैं। अच्छा बताइए, एक चीज बताइए हर्ष भाई, जैसे आपका कोई नेता रशियन राष्ट्रपति से मिलता है तो उसको क्या रशियन आती है आपके नेता को, या चीनी नेता से मिलता है तो उसको चीनी भाषा आती है? ट्रांसलेशन होता है ना, या इटली की भाषा से बोल लेंगे तो आपको इटालियन भाषा आती है। भाषा का बैंड नहीं है। अरे आप भाषा का बैंड नहीं, आप हिंदी में बोलिए, किसने मना करा? मातृभाषा है हमारी। जबरदस्ती जो नहीं आता उसमें क्यों बोलने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस अंग्रेजी पर चलती रही और आज आपको हिंदी मातृभाषा की याद आने लगी। हर्ष जी, आपके नेता अंग्रेजी में बात जो लेख लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, अंग्रेजी में लेख लिखे हैं। जबरदस्ती हाथ उठाना, जबरदस्ती हंसना। अरे लेख इंडियन एक्सप्रेस में अंग्रेजी में ही लिखा है। अब ये कांग्रेस तय करेगी कि मोदी को कैसे हंसना चाहिए, कैसे हाथ उठाना चाहिए। ये हम विपक्ष है, जवाब तो आप तय करेंगे कैसे बोलना चाहिए, कैसे हंसना चाहिए, कैसे हाथ उठाना चाहिए, कैसे हाथ मिलाना चाहिए। उसका बोलेंगे नहीं हम। वैसे मैं आपको बता दूं, इजराइल को मान्यता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में दी थी, और ये कहा था कि आज की परिस्थितियों में हम ईरान को परे रखकर आगे नहीं बढ़ सकते। ईरान को समर्थन, माफ कीजिए, इजराइल को वो समर्थन जरूरी है। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आज से 76 साल पहले। नहीं, इतिहास तो वो पलट रहे हैं ना। वो जातीय जनगणना का विरोध करते थे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब उसकी बात कर रहे हैं राहुल गांधी। तो इतिहास में मत जाइए, सही कह रहे हैं वो हर्ष जी। इतिहास में जाने पर उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। जी मिश्रा जी। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे
वर्मा जी ने जो बात अभी प्रश्न पूछा, तो ये कह रहे हैं कि इतिहास में मत जाइए। मैं कह रहा हूं कि बहुत स्पष्ट बात है कि आज जैन साहब को तो पत्र के ऊपर जो डिबेट है उस चिट्ठी के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। डील के ऊपर चर्चा करने के लिए सदन में आपकी पूरी स्वतंत्रता है, नेता विरोधी दल है। अब जहां तक आप कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री जी कब हंसेंगे, कब अंग्रेजी बोलेंगे, कब हिंदी बोलेंगे, तो भाई आप अपने नेता के लिए भी कुछ तय कर लीजिए। वो बिहार में जाकर के जिस तरीके की हरकतें करते हैं खाना बनाते समय, ये शोभा नहीं देता ना। उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन आप लोग डिसाइड करिए। और मुझे ज्यादा कुछ इस बारे में कहना नहीं है, तो सब कुछ तो हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे सम्मानित वर्मा जी, उन्होंने क्या कुछ कांग्रेस को समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब कांग्रेस की समझ में नहीं आ रहा, तो फिर अब क्या कर सकता है कोई आदमी। ये इराक और ईरान में युद्ध चल रहा है, वहां भी भारत के लिए, अपनी सरकार के लिए, अपनी पार्टी के लिए वहां जाकर के वोट ढूंढने लगे हैं। इनको कोई वहां से संवेदना थोड़े है, इनको तो केवल राजनीतिक पत्र जारी करके, और जैसा कि वर्मा जी ने जो जो बताया उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं, तो उस तरीके से ये अपनी राजनीतिक गोटियां इन्होंने बिछाना किया। अभी जो घटना जी घूम फिर के वही सवाल आ गया तो चाहिए कभी कि आप वोट के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को घरेलू राजनीति में घसीट रहे हैं। सिर्फ वोट चाहिए आपको, क्योंकि इनके पास लोकल मुद्दे हैं नहीं, इसीलिए कांग्रेस हाशिए पे चली गई और लगातार गिरावट आ रही है। और इसी तरीके से अगर हरकतें करते रहे तो आप देख लीजिएगा कि फिर ये इकाई में रह जाएंगे, दहाई में भी रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मिश्रा जी जवाब ले लेता हूं, समय नहीं है। जी हर्ष जी। देखिए, हमारा जो स्पष्ट रूप है, मोदी जी बड़े जुमले बोलते थे कि ना जमेंगे ना झुकेंगे, विश्व गुरु है हम, विश्व मित्र हैं। तो भारत का स्पष्ट स्टैंड होना चाहिए विदेश नीति पर भी, जहां पे संतुलन बना के चलना चाहिए। हमारी यही मांग है। तो असंतुलन कहाँ दिख रहा है भाई? अभी तो संतुलन ही दिख रहा है। संतुलन आप चाह रहे हैं एक पक्षी खड़ा हो जाए। ईरान ने ईरान के पक्ष में खड़े हो उनसे बात की ना भाई, बाकी के 6 देशों से बात की है ना, 6 देशों से प्रधानमंत्री ने। और हर्ष भाई एक छोटी सी जानकारी दे दूं, आप उनको कक्कड़ साहब को जानते हो ना, प्रवीण कक्कड़ जी को। उन्होंने कल ही दुबई से लिख के एक ब्लॉग लिखा, उसमें कहा है कि विदेश में जाके हमको पता लगता है कि भारत के तिरंगे की ताकत क्या है। और आपके इंदौर के लोगों को भी पता चल गई, दुबई से लौटे, उनसे पूछ लीजिएगा। वो और मैं एक ब्रेल जी एक बात बता दूं, जो इंदौर के लोग वापस लौटे वो बेचारे अपनी खुद की टिकट करा के लौटे हैं। टिकट तो खुद ही कराना पड़ती है भाई, सहयोग मिला है ना कुछ मिला है, वो सब पैसे धनवान तो लोग हैं। जो और कमलनाथ जी के ओएसडी हैं जो लौटे हैं, वो क्यों इतनी सरकार के कसीदे गढ़ रहे हैं? फिर वो उनकी मजबूरी है। वो आप ओएसडी कमलनाथ के रहे, कांग्रेस के साथ रहे वो, और कसीदे इधर गढ़ रहे हैं, मजबूरी कौन सी? वो मजबूरी है जो विधायक हमारे थे वहां चले गए, उनकी मजबूरी है क्यों कर रहे हैं। पर असली बात तो ये है कि वो खुद की टिकट करा के आए, यही असलियत है। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर विदेशी नीति जो है, विदेश की नीति है, क्या उसको घरेलू राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है? क्यों विदेश नीति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि पहली बार सवाल खड़े हो रहे हों, इससे पहले भी होते रहे। लेकिन क्या मकसद वोट है या देश? ये बड़ा सवाल है और इसका आने वाला समय जवाब देगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।